हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों के लिए थर्मोडायनेमिक चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन होगा रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। ये सीपी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीबी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसका हम अलग अलग से डिस्कशन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। लेकिन आज इस सीपी और सीबी में क्या रिलेशन है प्यारे बच्चों, और इसी के साथ ये भी डिस्कशन होगा कि सीपी और सीबी का रेशियो क्या है, और वह गैस मोनोएटामिक है कि डाई एटामिक है कि ट्राई एटामिक है। तो मोनोएटामिक के लिए सीपी का वैल्यू, डाई एटामिक के लिए सीपी का वैल्यू, ट्राई एटामिक के लिए सीपी का वैल्यू। इसी तरह से मोनोएटामिक के लिए सीबी का वैल्यू, डाई एटामिक के लिए सीबी का वैल्यू, ट्राई एटामिक के लिए सीबी का वैल्यू हम बताएंगे। एक चार्ट भी देंगे जिससे बच्चों को कैलकुलेशन करने के बाद मालूम हो जाता है उस वैल्यू से कि वह गैस मोनोएटामिक है कि डाई एटामिक है कि ट्राई एटामिक है प्यारे बच्चों। तो ये सीपी सीबी का रेशियो और सीपी सीबी में रिलेशन ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। एक मोल आइडियल गैस के लिए अगर एन मोल है तो एन आर हो जाएगा। सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। यहाँ पर सीपी इज ग्रेटर देन सीबी। प्यारे बच्चों, ये सब सारी बातों को ध्यान में करते हुए हमें आगे की ओर प्रोसीड करता हूँ। आप कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और एक एक पॉइंट नोट करना शुरू कर दो। प्यारे बच्चों चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th लेक्चर नंबर 13 है, चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स का। मेरा टॉपिक चल रहा है रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीबी। सीपी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीबी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसका हम अलग अलग से डिस्कशन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब इस वीडियो में सीपी और सीबी में क्या रिलेशन है और सीपी और सीबी का क्या रेशियो है बताएंगे हम। तो पॉइंट वाइज आप नोट करना शुरू कर दो प्यारे बच्चों। पहले देखिए, इफ द वॉल्यूम, पहले कंडीशन में इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट। अगर मान लीजिए सिस्टम की वॉल्यूम को हम रोक दें, कांस्टेंट कर दें, उसमें कोई चेंजिंग न आए, वॉल्यूम चेंज ही ना हो। If the volume of the system is kept constant and the heat is added to the system। अब देखो भाई, वॉल्यूम चेंज ना हो, सिस्टम को हीट दिया जा रहा है, बराबर हीट सप्लाई की जा रही है, लेकिन सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तब सीधी सी बात है नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम द्वारा कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि वर्क को हम क्या कहते हैं? वर्क को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? P इंटू डेल्टा वी बराबर वर्क, है ना। अब डेल्टा वी ही क्या है प्यारे बच्चों? जीरो है, कांस्टेंट है, तब तो वर्क जीरो हो जाएगा ना। ये मल्टीप्लाई करेंगे P में, प्रेशर में जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसीलिए पहले पॉइंट में बात बताई जा रही है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट, मतलब नो चेंज इन द वॉल्यूम, एंड द हीट इज एडेड टू द सिस्टम, देन नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। स्पष्ट वर्ड में है, आप इसको नोट कर लें। तो किसी सिस्टम की वॉल्यूम कांस्टेंट करके उसमें चाहे जितना हीट दीजिए कोई मतलब नहीं है, कोई वर्क नहीं होगा। अगला पॉइंट क्या है भाई? अगेन, तो ये तो सीबी की बात हुई है, सीबी की। अब सीपी की बात होने जा रही है। अगेन, इफ द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट। अगर दूसरी तरफ यदि हम सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट कर दें
एंड हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, और हीट दिया जाए, देन सम वर्क ऑफ द एक्सपेंशन इज आल्सो डन। तो प्यारे बच्चों, प्रेशर कांस्टेंट करने पर थोड़ा बहुत तो वॉल्यूम चेंज होगा, एक्सपेंशन होगा, वर्क होगा। तो इसलिए सम वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज आल्सो डन बाय द सिस्टम इन एडिशन टू द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, प्रेशर कांस्टेंट करके सिस्टम में आप हीट डालोगे तो हीट की एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और इंटरनल एनर्जी बढ़ जाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा हीट से वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा, यानी डेल्टा बी कुछ न कुछ वैल्यू होगा, एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम में चेंजिंग होगी, तो वर्क होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि सम वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज आल्सो डन बाय द सिस्टम इन एडिशन टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो कुल मिला के यूँ कहा जाए कि प्रेशर को कांस्टेंट करके सिस्टम में हीट डाली जाए, सप्लाई की जाए, तो होता क्या है, दो बातें होती है। एक तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है, इसके अलावा इंटरनल एनर्जी बढ़ने के अलावा सिस्टम द्वारा कुछ वर्क किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये दो पॉइंट क्लियर कर लिया आपने। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि दज इफ एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज टू बी रेज्ड थ्रू द सेम वैल्यू। कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन सम एक्स्ट्रा heat is required for doing work of the expansion, hence Cp is greater than Cv। तो प्यारे बच्चों, कुछ न कुछ वर्क होता है ना, तो Cp क्या होता है, Cv से ग्रेटर होता है, क्योंकि Cp में वर्क हुआ है ना, और Cv में वर्क हुआ नहीं है। तो अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि Cp का वैल्यू हो जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथाल्पी विद टेम्परेचर। Cp क्या है, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर, यानी Cp इक्वल टू dH/dt। ध्यान दीजिए, इस वैल्यू को पहले आप नोट करिए, अभी आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और Cv क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर। इन दोनों पॉइंट को आप अभी याद करिए, क्योंकि ये काम में आएगा अभी, है ना। अच्छा, अब डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटीज ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग Cv फ्रॉम Cp। तो प्यारे बच्चों, ये दो हीट कैपेसिटी हैं, दो टाइप के हीट कैपेसिटी हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों का डिफरेंस कर लें, क्योंकि भाई Cp ज़्यादा होता है Cv के। तो चलो कर देते हैं Cp माइनस Cv। अब Cp की वैल्यू आपको पता है, ये है, चलो ठीक है, DH डेल्टा H/ΔT DH माइनस du/dt। अब ये Cp हो गया, ये Cv हो गया, यहाँ पर है ना, ये वैल्यू रख दिया इसका यहाँ पर, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम देखते हैं क्या है, H इक्वल टू U प्लस Pv। U माने इंटरनल एनर्जी है, इसको E से भी दिखाते हैं। तो ये है फॉर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस, अगर कोई आइडियल गैस n मोल है तो Pv इक्वल टू nRT होता है। प्यारे बच्चों, Pv इक्वल टू n मोल, कोई आइडियल गैस का n मोल हो तो Pv जो है, ये जो Pv है वो है Pv इक्वल टू nRT है। n माने नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा करो कि ये जो फार्मूला है n मोल के लिए हम कर देते हैं, तो इसी में Pv चेंज कर दो भाई। तो H इक्वल टू U प्लस nRT, ये Pv की वैल्यू है, nRT Pv की वैल्यू है। अब इसी इक्वेशन को ध्यान दीजिए, अभी आपको ये सब मिल जाएगा अपने आप। पहला काम करिए, इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर से।
तो चलिए भाई, डेल dH/dt इसको किया, फिर इजकल टू है du/dt प्लस nRT/T, तो टी कट जाएगा प्यारे बच्चों, टी कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या मिला, dH/dt इजकल टू du/dt प्लस nR। अब आपको पता चल गया होगा कि ये DH क्या है भाई, DH क्या है, Cp, du क्या है, Cv, है ना। तो आप यहाँ पे Cp रखेंगे, आप यहाँ पे Cv रखेंगे, nR रखेंगे, है ना। आप देख लीजिए पूरा ले, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे dH/dt आया, तो dH/dt किसके इक्वल है, Cp के, du/dt किसके इक्वल है, Cv के, nR नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R गैस कांस्टेंट। अब आगे इक्वेशन में यही वैल्यू रखी जाएगी। तो यहाँ तक आप नोट कर लो प्यारे बच्चों, यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक। तो अब देखिए dH/dt माइनस, इसको देखिए यहाँ पर, इसको हम यहाँ ले आ देते हैं, साइड चेंज कर देते हैं, dH/dt इसको साइड चेंज कर लेते हैं, dH/dt माइनस du/dt इक्वल टू nR, यही काम यहाँ हुआ है। देखिए ये है dH/dt माइनस du/dt इक्वल टू nR। तो अब dH किसके बराबर है भाई, Cp के, du/dt किसके बराबर है, Cv के, इक्वल टू nR। ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है, यही रिलेशन है बिटवीन Cp एंड Cv, बिटवीन Cp एंड Cv, वेयर Cp इज ग्रेटर देन Cv। अच्छा, अब चूंकि मैंने यहाँ पर फिर रिमाइंड कराया कि Cp इक्वल टू dH/dt, Cv इक्वल टू du/dt, इसीलिए तो यहाँ रखा गया है, इसके जगह पे ये, इसके जगह पे ये, है ना, हो गया। R की वैल्यू अगर हीट का वैल्यू कैलोरी में देता है तो R की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 कैलोरी रखते हैं, है ना। अगर हीट की वैल्यू जूल में रखता है तब R की वैल्यू 8.314 जूल रखिए, क्योंकि ये वैल्यू कैलोरी में दिया जाता है तो बच्चे जूल वाला वैल्यू रखते हैं, जूल में दिया जाता है तो बच्चे कैलोरी वाला वैल्यू R का रखते हैं, जिससे उनका आंसर गड़बड़ हो जाता है। आप सेम यूनिट यूज करिए। अगर आपके क्वेश्चन में, सवाल में हीट की वैल्यू कैलोरी में दी गई है, कैलोरी यूनिट किया गया है, तो आप R की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 रखिए। और अगर क्वेश्चन में हीट की वैल्यू जूल में दी जा रही है तो R की वैल्यू 8.314 जूल रखिए प्यारे बच्चों। अच्छा, अब आते हैं, ये तो हमारा Cp और Cv में रिलेशन हुआ, तो एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। दूसरा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, रेशियो ऑफ Cp एंड Cv। अब इसी से हमें एटॉमिसिटी मालूम हो जाएगा कि कोई गैस एक एटम का है कि एक एटम का है तो मोनो एटॉमिक, 2 एटम का है तो डाई एटॉमिक, 3 एटम का है तो ट्राई एटॉमिक, ये सब। तो पहले रेशियो की बात किया जाए प्यारे बच्चों, आप इतना पोर्शन पहले नोट कर लीजिए, फिर रेशियो की बात चलते हैं। आपका अगला है रिलेशन बिटवीन रेशियो ऑफ Cp बाई Cv एंड एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। एटॉमिसिटी माने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द गैस, है ना। पहला पॉइंट है द इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद एनी मॉलिक्यूल डिपेंड्स, 2 बार आ गया है डिपेंड्स upon its degree of freedom, which means different modes of translational, rotational and vibrational motion। तो प्यारे बच्चों, इंटरनल एनर्जी जो है किसी भी मॉलिक्यूल के डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड है। अब यह डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है भाई, एक मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। हालांकि वाइब्रेशनल मोशन जो है बहुत हाई टेम्परेचर पर ही होता है, लो टेम्परेचर पर वाइब्रेशनल मोशन नहीं होता है। लो टेम्परेचर पर आपको मिलेंगे ट्रांसलेशनल,
और रोटेशनल मोशन। तो आप इसको नोट करें। सेकेंड पॉइंट क्या है, मोनो एटॉमिक गैसेज लाइक हीलियम, नियान एक्सेट्रा हैव ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम where as polyatomic molecules consisting यानी एटम्स हैज all three types of मोशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो पहले मोनो एटॉमिक का देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात खुल के आ रही है कि जितने मोनो एटॉमिक गैसेज हैं, यानी एक एटम की गैस है हीलियम, नियान, जो कि इनर्ट गैसेज हैं, इनमें केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोनो एटॉमिक के लिए पहले नोट करिए, पॉली एटॉमिक की बात हम बाद में करते हैं। पहले मोनो एटॉमिक में केवल और केवल एक डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलता है। वो कौन है भाई? केवल ट्रांसलेशनल मोशन होता है, केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। लेकिन अब पॉली एटॉमिक के लिए वेयर एज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग यानी एटम, मान लीजिए ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें n एटम है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, बहुत ज़्यादा एटम है उसमें। अब मान लीजिए कि हम उसमें कि बहुत ज़्यादा एटम को हम n एटम से दिखाते हैं, n एटम है तो हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम्स एज फॉलोड, उसमें तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा। अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर है तो देखिए ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, है ना। अगर लीनियर है तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, वाइब्रेशनल क्या होगा 3n-5, 3 और 2 5, तो 3n-5 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, 3 2 5 तीनों को टोटल करके माइनस कर दिए, 3n-5 वाइब्रेशनल रोटेशन मिलेगा। अगर मान लीजिए वह पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर है तब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, तो क्या होगा 3n-6, 3 और 3 6, 3 वाइब्रेशनल मिल जाएगा। तो वाइब्रेशनल आप देखना है ट्रांसलेशनल रोटेशनल पर ही डिपेंड है ना। तो 3n-6 हो गया, 3 3 6, ठीक। अब ईच ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स एनर्जी 1/2 kT, है ना। अगर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एनर्जी कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/2 kT। अगर रोटेशनल है तो वह भी कितना एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा 1/2 kT। ईच, केवल यहाँ पर वाइब्रेशनल नहीं है, केवल एक ट्रांसलेशनल मोशन कितना एनर्जी प्रोवाइड करेगा 1/2 kT, और एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना एनर्जी प्रोवाइड करेगा 1/2 kT हो गया। अब लेकिन वाइब्रेशनल देखिए, ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट एनर्जी kT, केवल kT। तो kT अब अगर तीनों हो तो कितना हो जाएगा भाई, है ना। तो टोटल कर दिया जाता है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट ओनली एट हाई टेम्परेचर। मैंने पहले कह दिया वीडियो की शुरुआत में, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तब होता है जब टेम्परेचर हाई हो, एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती है प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लें, ये वैल्यू नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखें मोनो एटॉमिक के लिए हम एनर्जी UN पर मोल हम निकालते हैं मोनो एटॉमिक के लिए, क्योंकि हाफ KT है ना। तो मोनो एटॉमिक के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशनल फॉर मोनो एटॉमिक गैसेज एनर्जी U पर मोल क्या है 3 इंटू ये है 1/2 RT, 1/2 RT, तो 3/2 RT हो जाएगा। बट CB क्या होता है, CB की वैल्यू क्या होता है DU/dt, यही तो होता है, अभी आपने देखा है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो 3/2 R हो जाएगा। ये T से डिवाइड हो जाएगा ना, ये T से डिवाइड हो जाएगा तो केवल R बचेगा, 3/2 R हो जाएगा CB की वैल्यू
मोनो एटामिक के लिए ध्यान दीजिए, ये मोनो एटामिक के लिए Cb की वैल्यू याद करो, फॉर मोनो एटामिक Cb की वैल्यू फॉर मोनो एटामिक। ध्यान दीजिए, अभी इसी को आपको लिखना होगा, फॉर मोनो एटामिक Cb की वैल्यू 3/2 R फॉर मोनो एटामिक, ये नोट करिए पूरा। लेकिन अब डाई एटामिक के लिए क्या है, डाई एटामिक गैस हैव नॉट ओनली ट्रांसलेशनल मोशन बट आल्सो हैव रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन। तो भैया मोनो एटामिक के लिए केवल तो ट्रांसलेशनल मोशन मिला है ना, केवल ट्रांसलेशनल मोशन, इसीलिए आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे मोनो एटामिक के लिए केवल ट्रांसलेशनल मोशन, यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि मोनो एटामिक के लिए ट्रांसलेशनल मोशन मिलता है। तो अब ट्रांसलेशनल मोशन का ये 3 है ना, तो 3/RT हो जाएगा, 3 × 1/2RT हो जाएगा। तो यहाँ पर मोनो एटामिक के लिए Cb की वैल्यू हमने निकाल लिया, du/dt है ना Cb। तो अब ये हो जाएगा क्या, 3/2R। अब ये T से डिवाइड कर देंगे, टी कट जाएगा, तो 3/2R। ये वैल्यू आप निगाह में रखे रहिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे। अब इसी से आप सब कुछ करेंगे। डायटोमिक गैस हैव नॉट ओनली ट्रांसलेशनल मोशन बट आल्सो हैव रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन। अब आप देख रहे हैं जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसमें तीनों टाइप के मोशन है भाई, तीनों टाइप के मोशन है। तीनों टाइप का मोशन, पहला मोशन ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा मोशन रोटेशनल मोशन, तीसरा मोशन वाइब्रेशनल मोशन डायटोमिक के लिए। एट मॉडरेट टेम्परेचर, अगर मान लीजिए डायटोमिक है और टेम्परेचर थोड़ा कम है, मॉडरेट है, तो कौन सा रोटेशन कम हो जाएगा प्यारे बच्चों, वाइब्रेशनल 0 हो जाएगा। तो एट मॉडरेट टेम्परेचर कंट्रीब्यूशन बाय वाइब्रेशनल मोशन इज नेग्लिजिबल, है ना। डायटोमिक में तीनों मोशन तो होते हैं, लेकिन टेम्परेचर अगर मॉडरेट हो प्यारे बच्चों तब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल होगा, वाइब्रेशनल मोशन का कंट्रीब्यूशन ना के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा। बट इट हैज़ 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ मोशन, इसमें रोटेशनल 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ मोशन होगा। हेंस टोटल एनर्जी यू पर मोल ऑफ डायटोमिक कितना हो जाएगा भाई, देखिए 3 × 1/2RT ट्रांसलेशनल हो गया, और 2 क्या होगा, रोटेशनल है ना, 2 रोटेशनल है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 रोटेशनल, तो 2 × 1/2RT, दोनों को जोड़ दिया भाई। ये ट्रांसलेशनल एनर्जी है, ट्रांसलेशनल मोशन का एनर्जी है, ये रोटेशनल मोशन का एनर्जी है, वाइब्रेशनल नेग्लिजिबल कर दिया। तो ट्रांसलेशनल 3 होता है और रोटेशनल 2 होता है, तो 3 × 1/2RT 2 × 1/2RT, तो ये हो जाएगा क्या, 3/2RT दोनों ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो 3 2 5, ये हो जाएगा RT 3/2RT 3/2RT 2/2RT 3RT/2 सॉरी 3RT/2 2RT/2, 3 और 2 5RT/2 हो गया, 5RT/2 हो गया प्यारे बच्चों। ये आ गया जो है, इसको हमने जोड़ दिया, ये पूरा ऐड कर दिया। तो डायटोमिक के लिए आया ये, तो Cb फॉर डायटोमिक कितना हुआ, डायटोमिक के लिए Cb की वैल्यू कितना आई, 5/2R, 5/2R आ गया। देखिए ये भी वैल्यू, ये मोनोएटॉमिक के लिए Cb की वैल्यू 3/2R और डायटोमिक के लिए Cb की वैल्यू 5/2R। ये दोनों वैल्यू नोट करते रहिए, है ना। अब क्या होता है, चूंकि आपको पता है कि Cp = Cv + R, है ना, या Cp - Cb = R। भाई आप ऐसे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि Cp क्या है, Cp - Cv = R। अभी मैंने कराया था, यही तो रिलेशन दिखाया था। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, कुछ नहीं, Cp इधर कर दिया गया, Cb इधर प्लस कर दिया गया,
इसी से तो बना है फार्मूला। तो अब Cp की वैल्यू निकाल लेना है। Cp इजकल टू Cb प्लस R। तो भैया कर दो यहाँ पर। तो Cp क्या हो जाएगा 5/2R। Cp की वैल्यू फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cp की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना। अब रख दीजिए, इतना आएगा। मोनोएटॉमिक गैस के लिए ये Cp की वैल्यू है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए आप इसको नोट कर ले, ये वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए Cp की वैल्यू हो गई। Cp की वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए तो आप क्या कैसे निकाला, अरे Cp की वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए रख दो यहाँ पर और R कर दो, तो क्या हो जाएगा, यही वैल्यू Cb का मोनोएटॉमिक के लिए ये रखो 3/2R, फिर प्लस R, तो 2R और 3R 5R/2 हो जाएगा। नहीं, इसी से निकल आएगा। अरे भाई ऐसे करो ना, ये Cb की वैल्यू यहाँ रखो, Cb की वैल्यू यहाँ रखो 3R/2, फिर ये Cb है ना ये, और फिर R अलग से करो R, तो क्या हो जाएगा 3R + 2R/2, तो 3 2 5 5/2 5R/2, तो 5R/2 आ गया। इसी से बना है ये Cb का मोनोएटॉमिक वाला वैल्यू यहाँ रख दीजिए और प्लस R और कर दीजिए, तो मोनोएटॉमिक के लिए Cp की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पर, है ना। बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है, इसको आप नोट करते जाए, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको Cb मालूम हो जाए तो आप Cp निकाल लो। Cp इजकल टू Cb प्लस R, जौने एटामिक के लिए और डाई एटामिक के लिए अगर Cb की वैल्यू पता है तो Cb डाई एटामिक रख दीजिए, R रख दीजिए, डाई एटामिक के लिए Cp का निकल आएगा, है ना। इसी तरह से Cp फॉर डाई एटामिक के लिए क्या हो जाएगा, तो इस 7/2R हो जाएगा। Cb का डाई एटामिक के लिए निकाल लो, निकल आएगा। सिमिलरली फॉर ट्राई एटामिक गैस Cb इजकल टू 7/2R, Cp इजकल टू 9/2R, इसे निकल चला जाता है। तो रेशियो क्या होगा, Cp/Cb इजकल टू गामा, हम रखते हैं गामा, और गामा ही बताती है एटामिसिटी। देखिए यहाँ पे एक चार्ट है, नेचर ऑफ द गैस Cp/Cb इजकल टू गामा। अब मोनोएटॉमिक के लिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो मोनोएटॉमिक के लिए क्या है भाई, Cp की वैल्यू कितना है मोनोएटॉमिक के लिए, अभी मैंने बताया था। मोनोएटॉमिक के लिए Cp की वैल्यू कितना निकाला था अभी, 5R/2 अपान Cb की वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए 3R/2, तो कट जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 5.3 यानी 1.66। अगर कैलकुलेशन में 1.6 आ जाए तो आप समझो कि वह गैस मोनोएटॉमिक है। अच्छा, अब डाई एटॉमिक के लिए H2, जैसे 2 एटम है, H2 माने 2 एटम है हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, O2 ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, CO एक कार्बन का एटम है, एक ऑक्सीजन, सब डाई एटॉमिक गैसेज हैं। तो डाई एटॉमिक के लिए Cp की वैल्यू 7/2R, और डाई एटॉमिक के लिए Cb की वैल्यू 5/2R इजकल टू, अब R कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 7/5 1.4, तो 1.4 आ जाए तो आप समझिए कि डाई एटॉमिक गैस है। ट्राई एटॉमिक के लिए देखें, ट्राई एटॉमिक के लिए दोनों का दिया, Cp की वैल्यू कितना है 9/2 यहाँ पर है ट्राई एटॉमिक के लिए, Cp की वैल्यू 9/2R, चलो भाई 9/2R, और Cb की वैल्यू 7/2R कर दिया, R कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 9/7 1.30 आ जाएगा। तो का आपके कैलकुलेशन में 1.3 आए तो आप समझा करो कि ट्राई एटॉमिक है। देखो 3 एटम है ना, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, 2 1 3, तो इस तरह से ट्राई एटॉमिक गैसेज हैं प्यारे बच्चों, तो आप इसको नोट कर लें। बहुत बढ़िया। अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक कैलकुलेशन दे रहा हूं और काफ़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान से इसको नोट करिए। तो ये सवाल काफ़ी कॉमन और पॉपुलर सवाल है, बच्चों के बीच में आता रहता है। पहले देखिए,
5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एन unknown gas at STP standard temperature and pressure requires 52.25 जूल ऑफ द हीट। अब आप समझो हीट किस में आया है, जूल में। आप आर की वैल्यू कैलोरी में नहीं यूज करोगे अगर आर की ज़रूरत पड़ती है तब। तो यहाँ पे 52.25 जूल हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, है ना। यानी एक गैस अननोन गैस है जिसका वॉल्यूम 5.6 डेसीमीटर क्यूब है और एसटीपी पर उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उसको 52.25 जूल का हीट दिया गया। लेकिन अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या लग रहा है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैलकुलेट CB एंड CP एंड एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। कांस्टेंट वॉल्यूम पर CP और CB का वैल्यू आप याद निकालिए। तो ये टेम्परेचर है दिया गया कांस्टेंट वॉल्यूम करके, जो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया गया, वॉल्यूम को कांस्टेंट करके बढ़ाया गया। वॉल्यूम को कांस्टेंट यानी वॉल्यूम में एक्सपेंशन नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पर ये देखना है। तो देखिए कुछ चीज़ें आपको फार्मूला में जानना चाहिए। ये हमें पता है कि आप पढ़े हैं 22.4 डेसीमीटर क्यूब यानी 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए गैस एट STP कितने मोल के बराबर होती है, 1 मोल की। ये बात क्लियर है, ये खूब पॉपुलर है, फार्मूला है एक तरीके से कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब कोई गैस अगर STP पर है तो वो गैस का कितने मोल की होती है, 1 मोल की होती है। अब जो है 5.6 डेसीमीटर क्यूब गैस है तो उसका नंबर ऑफ मोल निकाल लो। अगर 5.6 डेसीमीटर क्यूब गैस हो STP पर तो कितने मोल की होगी वह, तो भैया 5.6 ऊपर जाएगा, 22.4 नीचे जाएगा, इंटू करके 0.25 मोल आ गया। यानी गैस आपका जो अननोन गैस है वह कितने मोल का है, 0.25 मोल का अननोन गैस का मोल निकाल लिया, मोल यानी N की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है। अब देखिए पहले फिर आपको देखिए, चूंकि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए 0.2 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम रिक्वायर्स 52.25 जूल हीट। यानी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 0.2 मोल की गैस को कितना हीट देना पड़ा, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 0.25 मोल गैस को कितना हीट देना पड़ा, 52.25 जूल, है ना। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 मोल गैस हो कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितना हीट देना पड़ेगा भैया, 1 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, 1 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे इंटू ये 1 मोल ऊपर 0.5 मोल नीचे इंटू 52.25। पूरा कैलकुलेट कर लो प्यारे बच्चों, 52.25 अपान 10 इंटू 0.25 तो 20.9 जूल, 20.9 जूल हीट देना पड़ा एक ये है। तो CB की वैल्यू आ गई कितना, 20.9 जूल पर केल्विन पर मोल आ गया। इसको नोट कर लिए, CB की वैल्यू निकल गई, CB की वैल्यू निकल गई। अब जब CB की वैल्यू निकल गई प्यारे बच्चों तो CP इक्वल टू CB प्लस R होता है ना। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए CP माइनस CB इक्वल टू R होता है और N बराबर 1 मोल है। तो आप देखिए यहाँ क्या होगा, CP इक्वल टू CB प्लस R, इसी से बना लिया हमने। तो CP का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे CP की वैल्यू निकालना है। तो CB की वैल्यू हमको मिल गई थी 20.9 प्लस R है। तो देखो प्यारे बच्चों जूल में दिया है हीट। मैंने शुरू में कह दिया था कि यहाँ पे देखिए आपने 2 कैलोरी नहीं रखा,
यहाँ पर क्या रखा है आपने 8.314, क्योंकि ये जो हीट है आपकी किस में दी गई है, जूल में। तो आर की वैल्यू किस में लिया गया है, जूल में। देखिए यहीं पर मिस्टेक होता है, बच्चे आर की वैल्यू 2 रख देते हैं। आर की वैल्यू 2 तब रखोगे कि आर की वैल्यू 2 जो है कैलोरी में है, अगर हीट कैलोरी में होता तो यहाँ 2 रख देते। इसीलिए मेन पॉइंट पर मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो अब इसको ऐड कर दो कि प्यारे बच्चों 29.214 जूल पर केल्विन पर मोल आ गया। सीपी की वैल्यू भी निकल आई। अब सीपी और सीबी दोनों की वैल्यू निकल आई। अब बात क्या रह जाती है, एटॉमिसिटी का। तो भाई सीपी अपान सीबी इक्वल टू गामा एटॉमिसिटी है ना। तो रख लो सीपी की वैल्यू 29.214, 20.9 काट दिया, इसका 1.4 आया, 1.4 आया। तो गैस कैसी होगी, अब आप चार्ट पे जाइए, चार्ट पे जाइए प्यारे बच्चों। ये 1.4 आया है ना, 1.4 आया है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डाई एटामिक। तो आपकी गैस कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चों, डाई एटामिक। हेंस द गैस इज डाई एटामिक प्यारे बच्चों, डाई एटामिक। तो इसको आप नोट कर ले, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप नोट कर लें।